करेक्ट। इमरजेंसी सिचुएशन में जो कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं उसको हम गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन बोलते हैं। डायग्राम बनाना पड़ेगा या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, पीछे पीछे ठीक, यही इसे हंसो मत। ये बोलने के बाद हंसने की जरूरत थी क्या? नहीं ना, फिर क्यों हंसे? यही मैंने डायग्राम बनाया था कि सपोज करो कि ये हायरार्की है, ए है, बी है, सी है, डी ई है, एफ है, एच है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ये लोअर से अपर। अब ये इसका पोजीशन से कोई मतलब नहीं, जो तुमने समझ लिया। इसका है, मैंने ये बताया कि मान लो ये डिफरेंट लेवल है काम का, ठीक है। ये हायर ऑथोरिटी है, ये लोअर ऑथोरिटी, अगेन ये लोअर ऑथोरिटी, और ये फिर बीच में अलग ऑथोरिटी। तो मान लो मैंने ये बता दिया कि ए को ई से बात करना होगा या ए को डी से बात करना होगा, तो ये डायरेक्ट ऐसे जाके बात नहीं करेगा। अगर ये ऐसे बात करता है तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी कम्युनिकेशन या फिर गैंग प्लैंक। ठीक है, गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन जब आप, जिसको आप इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं और आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, यू कैन यूज दिस कम्युनिकेशन मेथड। लेकिन नॉर्मली किसी नोटिस को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन को कन्वे करने के लिए क्या किया जाता है? तो ए विल गो टू बी, बी विल गो टू सी, सी विल गो टू डी, राइट, एंड देन डी विल कम्युनिकेट द सेम टू ई। इसमें जो भी कोई कुछ भी, जो भी नोटिस दिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया, जो भी टास्क असाइन किया गया, ये सबको मालूम है कि ई क्या काम कर रहा है, सो दैट इसको कोई दूसरा काम नहीं दिया जाएगा, राइट। तो सारे जितने भी बीच में लोग आए, सारे लूप्स में लिए हुए इस कम्युनिकेशन चैनल में, कहीं कोई छूट नहीं रहा है इस कम्युनिकेशन से। बीच में सारे लोग, बीच का हायरार्की के सारे लोग कवर हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। तो फॉर्मल वे है ये कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन को हमने बोला स्केलर चेन कम्युनिकेशन। ये जो एरो शो कर रहा है, ये स्केलर चेन को शो कर रहा है। अगर डायरेक्ट कभी ए एफ से बात कर लेता है तो ये गैंग प्लैंक को, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में यूज करने के लिए हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया था। अदरवाइज आप स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं बीच में, सबको मालूम रहेगा कि क्या मैसेज दिया गया, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, क्या नोटिस भेजा गया है, एंड ऑल आर इक्वली इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, राइट। और क्या पूछना है? यूनिटी ऑफ कमांड मालूम है सबको? क्या है? अमृता पढ़ाई लिखाई नहीं, एक साथ एक बार कुछ नहीं है। सिंपल याद रखो, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि अमृता को जितने भी ऑर्डर्स देंगे सिर्फ सोनी मैम देंगी और कोई नहीं देगा। समझ में आया? सिंपल, ठीक है। यानी अमृता मान लो किसी कंपनी के, किसी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी लेवल पे काम कर रही है, तो जो उसके इमीडिएट बॉस है वही उसको सारा ऑर्डर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर सुपर बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी सीनियर्स हो सकते हैं। सब नहीं देगा इंस्ट्रक्शन कि क्या करना नहीं करना, सब देगा तो क्या होगा? सब देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, किसका काम करे किसका काम छोड़े, ये नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपके जो इमीडिएट सीनियर है वही सारा इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऑर्डर्स देंगे, गाइड करेंगे आपको, और आपको भी सारा रिपोर्टिंग या फीडबैक सिर्फ उन्हीं को करना है। तो इससे कोई कंफ्यूजन या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्लैरिटी होता है, ठीक है ना, काम में भी और काम करवाने में भी। इसको यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल याद रखो, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट। ये सिंपल याद रखने के लिए एक्सप्लेन करेंगे। ये एक लाइन लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा तो एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, समझ में। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दूसरे सेट में था, है ना, सेट ए में था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने यूनिटी ऑफ कमांड को एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैंने आपका कॉपी नहीं चेक किया, पर जो किया है उसमें देखा है, बहुत सारे बच्चों ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यूनिटी ऑफ कमांड को कर दिया। अभी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग चीज है। वो क्या है? वो क्या है उसको याद रखने के लिए वन प्लान वन गोल, ठीक है ना, वन एक्शन वन प्लान। समझ में आया?
इसका मतलब सिंपल है कि जितने भी लोग काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी डिवीजन है, सबका जो कलेक्टिव एफर्ट होगा वो अचीव टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ वन गोल, वन बिग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसी के तरफ सारे एफर्ट्स लिए जाएंगे। हर एक आदमी का अलग अलग पर्पस नहीं होगा, होता है क्या? नहीं होता है ना। मान लो कि आप लोग मिल करके, अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तुम लिखो 42, 12, 98, 7 एंड 10। 42, 12, 98, 7 एंड 10 सब एब्सेंट है। एंड 10, ठीक है ना, ऑल आर एब्सेंट। क्योंकि बार बार यही चीज बोलना पड़े तो क्या ही फायदा है। नाउ ठीक है, अब आपको जो भी मन है करिए आप लोग। मैं क्या पढ़ा रही थी? हाँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? वन प्लान वन एक्शन। इसका मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट डिवीजन है, सबका कलेक्टिव एफर्ट क्या है? एक गोल को अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो बीबीए बैच 2 कोई इवेंट करना चाहती है, कुछ नहीं करना चाहती, मान लो टीचर्स डे सेलिब्रेट करना चाहती है, एग्जांपल लेते हैं, क्या बोलो? इवेंट का नाम लिया कोई तुमने? चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे। चलो, तो मान लो कि टीचर्स डे आप लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो जितने भी टीम बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना, डेकोरेशन टीम बनाएगा, कोई इवेंट क्या क्या करना है या क्या क्या एक्टिविटीज करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैं ये गेम करवाऊंगा, ये म्यूजिक बजेगा, ये जो भी आपको जैसे डिजाइन करना हो, उसको कोई रिफ्रेशमेंट संभालेगा, ऐसे कोई वेलकम संभालेगा, है ना। अलग अलग टीम बनाएंगे ना, वेलकम टीम बनाएंगे जो टीचर्स को वेलकम करेंगे, उसके बाद आप रिफ्रेशमेंट टीम बनाएंगे जो उनको कुछ खाने पीने के लिए देंगे, या फिर आप डेकोरेशन टीम बनाएंगे जो आपके क्लासरूम का डेकोरेशन कौन करेगा, और फिर एक होगा कि इवेंट या एक्टिविटीज क्या क्या करवाएंगे हम लोग, ठीक है ना। वो आधे घंटे या 45 मिनट्स या 1 घंटा जो मिलेगा, तो हम लोग अपने क्लास में क्या ऐसा एक्टिविटी करेंगे जो थोड़ा यूनिक होगा, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा अलग तरह का कुछ करेंगे। अलग अलग टीम बना, यह सारी टीम का क्या पर्पस है ये मुझे बताओ। क्या पर्पस है टीचर्स डे? क्या? बहुत अच्छे से खत्म करना, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना और एकदम अप्रिसिएशन पाना, ठीक है ना, कि सबसे अच्छा भी अगर कोई बोले आपको, दूसरे दिन आकर के आपको ये अप्रिसिएशन दे कि बीबीए बैच 2 का जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था, जो थीम था, जो मोड था, जो तरीका था, वो सबसे बेस्ट था, सबसे ऑर्गेनाइज था, अच्छा लगेगा। तो ये आपका एक गोल हो सकता है। तो जितने भी टीम है सबका एक ही गोल है ना, कि फाइनली इतना अच्छा तरीके से कंप्लीट करना कि हम लोग सबसे अच्छा करके आए। समझ में आ रहा है बात? तो ये है ना, टीम अलग अलग काम कर रहा है लेकिन पर्पस एक ही। काम वो लोग अलग अलग कर, लेकिन पर्पस ये है कि एक जो आपका मोटो है वो सबको अचीव करना है। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, यानी कि सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन एक ही दिशा में एक ही गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ये तो था भी नहीं। अच्छा, स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये भी 14th प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का। एकता में बल, बहुत लोगों ने बोला है, ठीक है। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है इनकरेजिंग टीम स्पिरिट अमॉन्ग द एम्प्लॉइज ऑफ योर टीम और योर ग्रुप और योर ऑर्गेनाइजेशन। या यस, and to encourage this team spirit, what you need to do, you have to use we, are, us, not I, me, mine, नहीं, ठीक है ना। तो आप जब मेरा मेरा मेरा, हर बार आप देखोगे कि आपका बॉस सिर्फ मेरा मेरा मैं कर रहा है, और ये जो सारे 10 प्लेयर खेल रहे हैं, 9 प्लेयर खेल रहे हैं और सारा क्रेडिट एक को जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। ये तब अच्छी बात होगी जब आप सबको कलेक्टिव एफर्ट के लिए इंक्लूड करेंगे। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स इज इनकरेजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि आप लोग सबके एफर्ट से हम सक्सीड होंगे, और अगर किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो हम फेल हो सकते हैं। तो अपने एम्प्लॉइज के अंदर टीम भावना को इनकरेज करना, यही स्पिरिट डी कॉर्प्स है, ठीक है। और क्या, व्हाट नेक्स्ट? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, ये तो मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया था जिस समय लास्ट क्लास किया था। क्या क्या है? वेरी गुड, शाबाश, याद है तुम्हें। क्या है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क? वेरी गुड, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। पीछे वाले बच्चे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना सबको? ये सब हो चुका है, एग्जाम के बाद पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम।
और भी अगर आपको कहीं कठिनाई हो तो पूछिए। एमबीओ एक आप लोगों को नहीं बताया होगा मैंने, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पीटर ड्रकर ने दिया हुआ है, ये मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी, ये नहीं बताया हम लोगों को। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव तो सबको क्लियर है? सबने बहुत छापा है? मैम मेरे आगे पीछे खड़ा तो कोई सब पूछे रहेगा क्या? आई एम नॉट श्योर, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर रहेगा, सब बता दिया जाएगा। कितना हेडेक लेते हो तुम लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता कि करता वो आपको समझाने के लिए कोई करता है, ऐसा कोई नहीं करता। ओके नाउ स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं, यानी कि आप लोगों को कुछ खास समस्या नहीं आया। जो आपको शॉक देने के बाद जो रियल क्वेश्चन आया वो बहुत सूदिंग था। होते रहता है ये सब परमानेंट प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि ऐसा होता है और टीचर्स हमेशा बोलते हैं बिल्कुल। देखो सेट ए है या सेट बी है, तुम्हारे सिलेबस से है, फिर आपस में बातचीत। कितनी बार बोलूं, बात मत करो अभी। आपस में बात बोले, आपस में आप लोग, आपका जो भी सेट है आपका सिलेबस है, बस ये समझ लो। अगर किसी भी सेट में सिलेबस से बाहर है तो आप बोल सकते हो तुम्हारी बुक का है ना, कुछ टफ है कुछ आसान है, कोई बात नहीं, दोनों ही पढ़ के आना था आपको। किसी टीचर ने बोला था कि ये मत पढ़ना ये पढ़ना, नहीं ना, तो दोनों ही पढ़ना है। आपके लगता है मैं आपका आंसर शीट पे काम कर रही हूँ, देख रही हूँ, अभी चेक कर रही हूँ। अभी तो मैं पहचानती भी नहीं बहुत सारे बच्चे को नाम से, इसीलिए पता भी नहीं चलेगा किसने क्या लिखा है, मालूम नहीं है। मैम पीछे से चेक कीजिएगा, वो पता नहीं, वो जैसे कलेक्ट किया है ना वैसे ही चेक कर रही हूँ मैं, उतना कुछ अरेंज करके नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में चलेंगे, राइट। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है। लास्ट पीछे ब्लू कैप ठीक है। अब सुनो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में ये बोला गया, इससे पहले क्लासिकल थियोरी में हम लोगों ने दो देखा, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सी मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान से अगर आप सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में 50% जो भी पढ़ाया गया वो यही रह जाएगा। उसको ब्रश अप करने के लिए या उसको अच्छा और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आपको एक दो बार उसको पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं समझोगे तो जाके पढ़ोगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम तुम फिर आओगे कि मैम फिर से एक बार बता दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया, राइट। तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ। जो साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था वो इससे पहले आया था, उसका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने दिया। उनके हिसाब से कि जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ अलग प्रिंसिपल्स हैं जो होने चाहिए, नहीं तो हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। अब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहे हो, जैसे हमारे यहाँ जितने भी ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज है, पूरा देश जिससे कंट्रोल हो रहा है, पूरा राज्य जिससे कंट्रोल हो रहा है, अब वो कितना बड़ा एक स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा एक हायरार्की। तो इस तरीके का जो बहुत बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा, जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, वहां पे सेंट्रलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्योंकि अगर वहां पे आप बहुत ज्यादा लिबर्टी देंगे, बहुत ज्यादा फ्रीडम देंगे तो आप कंट्रोल कर नहीं पाइएगा, क्योंकि साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल सजेस्ट किए, जिसमें पहला प्रिंसिपल है क्या, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने बहुत पहले बोला था कि डिवीजन ऑफ वर्क तीनों में कॉमन है, याद नहीं है? डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल तीनों ही में, यानी कि क्लासिकल थियोरी के तीनों ही में डिवीजन ऑफ वर्क कॉमन है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब तुम्हें मालूम है? कौन बताएगा क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब? कोई एक मुझे बहुत अच्छे तरीके से ठीक है। और बिल्कुल, ये दोनों ही बोलोगे तो वो कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। डिवाइडिंग है
complicated task into simpler elements and then assigning those parts of the task to those person who is expert or capable of performing that part of duty, है ना? तो उसको बोलेंगे हम डिविजन ऑफ वर्क हो गया। समझ में आया? दोनों ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब टास्क का भी डिवीजन एंड देन असाइनिंग दोस टास्क टू द कैपेबल पर्सन, दोनों ही करेंगे तब तो आदमी को भी आपने काम एलोकेट कर दिया, एम्प्लॉयज को भी एलोकेट कर दिया और काम को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक भी कर दिया। काम एलोकेट करने से पहले काम को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप काम भी एलोकेट नहीं कर पाइएगा, राइट। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा पॉइंट हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना, रूल्स ऑफ रेगुलेशन शुड बी स्ट्रिक्ट, शुड बी रिजिड, शुड नॉट बी फ्लेक्सिबल। कॉम्प्लेक्स इसने लिखा है वो पहली बार के लिए मैं ठीक है उसको मार्क्स दे दूंगी क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स था और सेंस सेम ही है, लेकिन उसका सही है कि इट इज रिजिड और इट इज स्ट्रिक्ट, राइट। क्यों स्ट्रिक्ट होता है? क्योंकि अगर हम हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस लाने लगे, ठीक है ना, लोगों के हिसाब से चेंज करने लगे, तो फिर उस रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो जाएगा। आपके पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रिक्ट प्लान होना चाहिए जो सबको ही फॉलो करना है, ठीक है ना। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई आएगा प्रॉब्लम लेकर के कि इसमें क्या करना है। जो आपका रूल बुक बोलता है, जो आपका रूल है वो आप उसको बता दीजिए, वो चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे सी आए, सबके लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप एक के साथ अलग करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा। फ्लेक्सिबल नहीं होने का मतलब यही है कि समय समय पर हम उसमें परिवर्तन नहीं करते। फ्लेक्सिबल नहीं होने का मतलब यानी कि वो क्या है, फिक्स्ड है, रिजिड है, स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आया? और रूल्स एंड रेगुलेशन होना इसीलिए जरूरी ताकि आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके। बहुत बड़े इनॉर्मस साइज जो ऑर्गेनाइजेशन का है उस वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में। उसके बाद है नेक्स्ट, 2 पॉइंट हमने कर लिया, 5 ही पॉइंट है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब, पर्सनल मतलब, हाँ, पर्सनल मतलब पर्सनल, अपना, ठीक है ना। यानी इम्पर्सनल यानी वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी रिलेशनशिप होंगे उसमें आपका अपना कोई नहीं है, यानी आपका सगा संबंधी कोई नहीं है। देयर इज नो कोई। किसी का फोन क्लास में बज रहा है क्या? ओके, लेट बी। तो जो मैं बता रही हूँ, इम्पर्सनल रिलेशन का मतलब है कोई किसी का चाचा नहीं, कोई किसी का भतीजा नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पड़ोसी नहीं। व्हाई? क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो आप फेवर करेंगे, है ना। आप पार्शियल हो जाएंगे, आप डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको प्रमोशन नहीं दोगे और जो आपका रिलेटिव है उसको आप प्रमोशन दे दोगे, ठीक है ना। उसकी सैलरी आप बढ़ा दोगे, उसको अच्छे पोजीशन पे बैठा दोगे, इवन इफ ही और सी इज नॉट डिजर्विंग। इसीलिए उन्होंने कहा कि इम्पर्सनल रिलेशन, एक उन्होंने प्रिंसिपल दिया, होना बहुत जरूरी है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। 3rd पॉइंट। उसके बाद एक होता है क्या, कुछ बोल रही तो नहीं ना, रेड टेपिज्म, ठीक है ना। रेड टेपिज्म का मतलब होता है टू मच फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन। टू मच फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन मतलब बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कीपिंग करना। ये भी उसका क्या एक प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। अच्छा, अब इन्होंने कहा था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर में जब आप वैसा ही कोई प्रोजेक्ट पे फिर काम करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा जिसको आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोग लगे थे, ठीक है, कितना पैसा खर्चा हुआ था, कितना समय लगा था इस काम को पूरा करने में। एंड अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर जो आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए प्लान कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, टाइम, एवरीथिंग यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो आपके पास क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे यहाँ पे आईकॉम से आए होंगे उनके पास जो आईकॉम का नोट्स होगा, जैसे वो बोल रहा था मुझे कि मेरे पास 14 प्रिंसिपल है या क्या है, बता रहे थे ना एक दिन रविशंकर, तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो हर जगह सेम ही रहेगा, थोड़ा इलोंगेटेड, थोड़ा शॉर्ट, यही डिफरेंस होगा ना। समझ में आया? तो ये आपका जो नोट्स है, अगर आप उसको अभी यूज करना चाहते हैं तो वो नोट्स इसका क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट हुआ ना, जिसको आसान लगता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है, समझ में आया, समझा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुआ। उसी तरह जो आपका रिकॉर्ड होता है,
ठीक है ना। ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है वो आपके लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जो फ्यूचर में काम आता है। और एक इससे अच्छी बात होती है, दूसरी अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपको ऑफिस ने कुछ पैसे दिए या कोई काम दिया, उसमें आपने कैसे कैसे आपने उसका पैसा फंड को कैसे यूटिलाइज किया या उस काम को आपने कैसे किया, आपके पास अगर रिकॉर्ड रहेगा तो आप अपने आप को भी डिफेंड कर सकते हो। मान लो देखते हो ना आजकल सरकारी ऑफिस में इतने का गबन हो गया, अगर मान लो किसी पर झूठा एलिगेशन ऐसा लगता है तो पूरा अपना डिटेल दे सकता है कि ये पैसा मैंने कहाँ कहाँ पे खर्चा किया, सो दैट आप अपने आप को बचा सकते हो अगर आपका जो रिपोर्ट है वो सही है। ठीक है ना। अब वो बात अलग बात है कि हमारे यहाँ थाने में 40 लीटर शराब चूहा पी जाता है, तो ये तो हमारे यहाँ का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड होता नहीं, ये पता है ना, ये झूठ है, मालूम है ना। ये ऐसे रिकॉर्ड झूठ होते, लेकिन रिकॉर्ड तो रखा, उसको भी डर था कि किसी दिन 40 लीटर शराब का हिसाब किताब मांगा जाएगा तो हम कहाँ से देंगे। समझ में आया, समझ में आया ना, समझ में आया। मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए अगर आपने ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा है, ठीक है ना, अगर आपको 50,000 या 1 लाख या 5,000 ऑफिस की तरफ से मिला, या आपने सरस्वती पूजा किया, चंदा कलेक्ट किया, तो चंदा कलेक्ट करने का तुम लिखोगे ना कि किस मद में मैंने क्या क्या खर्चा किया, सो दैट जिस दिन आपसे अकाउंट्स मांगा जाएगा, प्रिंसिपल सर मांगेंगे या कोई भी चेक करेगा, तो आप दिखा सको कि जो पैसा खर्चा हुआ तो वो आया था वो ये है, जो खर्चा हो ये खर्चा कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उसमें आपका नुकसान होता है, ठीक है ना। अगर कभी कभी बच जाता है तो उसको आप क्या करते हैं, उससे कोई सोशल एक्टिविटी कर लेते हैं। समझ में आया। इस तरीके से आप आप पाक साफ रह सकते हो, राइट, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड का एक ये भी इम्पोर्टेंस है। समझ में आया, ठीक है। और इसमें 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और एक्ट है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी इसमें है कि क्लियर कट ऑथोरिटी एंड हायरार्की डिटरमाइंड होना चाहिए, यानी कौन किस लेवल पे, इसलिए ताकि जब सीनियर और जूनियर क्लियरली डिफाइंड रहेगा, तो जब कोई सीनियर टास्क असाइन करेगा, डेलीगेट करेगा अपने जूनियर को, देगा अपने जूनियर को काम, तो वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है ये मेरा बॉस है और ये मुझे काम असाइन कर सकता है। इसीलिए क्लियर कट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक और भी बात है कि जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी उस हिसाब से ही आपकी ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, डिक्टेटरशिप होता है, ठीक है ना। और बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत कम ऑथोरिटी से क्या होता है, काम अच्छी से कंप्लीट नहीं होता। इसलिए देयर शुड बी बैलेंस ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही 5 पॉइंट है जो आपको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में पढ़ना था। इससे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है, मतलब कि इस 5 पॉइंट के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। क्या 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 याद है, डिवीजन ऑफ वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, इम्पर्सनल ऑफिशियल, हायरार्की एंड ऑथोरिटी। याद रहेगा सबको ये 5 पॉइंट, ठीक है। ओके, जो मैंने 4 रोल नंबर बोले थे उसका अटेंडेंस बनाते समय मुझे बोल देना कि एब्सेंट है, बाकी मैं बनाती हूँ। चलो इसकी जरूरत नहीं। बीबीएम, बीबीए इस क्लास में क्या इतने ही बच्चे हैं? बच्चे आते नहीं है ना। ऑनलाइन 9।